झारखंड बोर्ड क्लास 10th के विद्यार्थियों का आप लोग का स्वागत करते हैं द नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, समुद्रन 2026 आ गया है और समुद्रन जो है सो काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट बुक होता है आप लोग को तैयारी को लेकर के। इसलिए सोचे हुए हैं कि इसको है सो हम लोग रोज सेट वाइज खत्म करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो एसएसटी का हमारा होने वाला है सेशन, जिसमें हम लोग जो है सो सारे वीवीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं। और समुद्रन से आपका जो क्वेश्चन है सो एग्जाम में आएगा, ये श्योरिटी मेरी है। और चलिए देर ना करते शुरू करते हैं। आज का सेट 1 शुरू करेंगे, धीरे-धीरे हम लोग सारा सेट खत्म कर देंगे। करीब इसमें देख पा रहे हैं कि 6 सेट्स दिया हुआ है ना? 6 सेट्स दिया हुआ है इस बुक में। 6 का 6 सेट करेंगे और सभी सब्जेक्ट से करेंगे, ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक ना? तो आप लोग जो है सो सारी चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ताकि उन लोग को भी जो है सो जानकारी मिल जाए, उन लोग को भी जो है सो तैयारी हो जाए। चलिए देर ना करते शुरू करते हैं दोस्तों। एक बार आप सभी का अगेन वेलकम, सभी को जोहार। आइए। तो सामाजिक विज्ञान का ये सेट 1 होने वाला है। आप लोग एक बार फिर से जानकारी दे दें ना। जेएससीईआरटी द्वारा जारी किया गया है दोस्तों। सबसे बड़ी बात क्या है कि जेएससीईआरटी ने इसे जारी किया है और जेएससीईआरटी का निकाला हुआ जो बुक है ना, इसको आप लोग जो है सो सीरियसली लें, हल्के में ना लें। चलिए इसी का अभी हम लोग तैयारी करेंगे। आपको मैं कुछ सामान्य निर्देश बता देता हूँ, जिसमें यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देंगे ना, तो लिखा हुआ है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने वर्ड में दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और इस प्रश्न में आपका 4 सेक्शन बना हुआ है, ए बी सी डी, जिसमें करीब 52 प्रश्न है। हम लोग 52 का 52 प्रश्न करेंगे। हो सकता है अगर वीडियो लंबा जाएगा तो ये पार्ट 2 में कर देंगे इसको कैटेगराइज, ठीक ना? नहीं तो फिर इसी में हम लोग कंप्लीट करेंगे। कोशिश रहेगा कि इसी वीडियो में सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर दें, नहीं तो फिर लंबा होगा तो पार्ट 2 कर देंगे। देखिए, खंड ए में आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना? और सभी का 1-1 मार्क्स रहेगा, यानी कि आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 मार्क्स का। ये चीज़ आप जान लें। खंड ए में, मतलब सेक्शन ए में। अब खंड बी में आपका 31 से चालू होगा क्वेश्चन और 38 तक जाएगा। इसमें आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय मतलब वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, है ना? ये आपके 6 रहेंगे। तो 6 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के हैं, यानी कि 12 नंबर आपको यहाँ मिल गया। 30 प्लस 12 जोड़ लीजिए, आपका हो गया 42 नंबर, इधर से हो गया। उसके बाद सेक्शन सी में चलेंगे। आपका 39 से 46 तक क्वेश्चन है, जो आपका लघु उत्तरीय है, यानी कि शॉर्ट टाइप है। इसमें भी 6 प्रश्न रहेंगे। आपका इसमें 3-3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 1, 2, 3, है ना? 3-3 मार्क्स का क्वेश्चन है और लास्ट में 5वां मार्क्स का पूछा जाएगा। यानी कि आपका यहाँ पे हो गया 6 या 18। तो 42 प्लस 18 कितना हो गया? 42 प्लस 18 हो गया 8, 2 10 के 0 बचा 1, बचा 60 हो गया। बाकी सेक्शन डी में आएँगे। खंड डी में तो 47 से 52 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, जो कि आपका 5-5 नंबर का है, यानी कि 20 इधर हो गया, यानी कि 60 उधर था प्लस 20, कुल कितना हो गया? 80 मार्क्स का आपका पेपर ये है। तो आप एसएसटी में 80 मार्क्स अपने हाथों में रखिए, है ना? सारे क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। चलिए, खंड ए को यहाँ पे दिखाया गया है का के रूप में। सवाल हम पूछेंगे, आप लोग अगर आता होगा तो बताइएगा। सबसे पहला सवाल देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई है? तो देखिए, राष्ट्रवाद की जो अभिव्यक्ति है सो फ्रांसीसी क्रांति। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9 क्लास में हम लोग पढ़ लेते हैं इसको, तो इसी को हम लोग 10 में भी थोड़ा सा मेमोरी करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक ना? नेक्स्ट सवाल चलते हैं। रक्त रक्त और लौह, मतलब ब्लड एंड आयरन बोलते हैं इंग्लिश में। रक्त को इंग्लिश में ब्लड बोलते हैं और लोहा को बोलते हैं आयरन। तो रक्त और लौह की नीति, है ना, जो है सो का अवलंबन किसने किया? मतलब रक्त और लौह की नीति किसने दिया? तो मैजनी ने, बिस्मार्क ने, हिटलर ने और काबुर ने। तो बिस्मार्क ने। चलो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बहुत ही सही है। आइए सवाल नंबर देखते हैं 3 में क्या है? हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था? तो हिंद स्वराज जो है सो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, गांधी जी को खोजिए, अगर मिल गया तो वही आंसर है, गांधी जी के द्वारा, है ना, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट सवाल है कि क्रूर क्रूर जलियांवाला बाग नरसंहार बोलो चाहे हत्याकांड बोलो। नरसंहार का मतलब होता है, मतलब पूरे मनुष्यों को मतलब गोलियों से भून देना, खून खराबा कर देना, मतलब खून का नदी बहा देना। नरसंहार मतलब आदमी को मार देना। जलियांवाला बाग में आदमियों को क्रूरता से मारा गया। क्रूरता मतलब निर्दयता से मारा गया। तो ये कहाँ हुआ था? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अमृतसर, वेरी गुड। आगे बढ़िए। सिल्क रूट को हिंदी में बोलते हैं रेशम मार्ग। तो रेशम मार्ग का क्या अर्थ है? चीन और रोम को जोड़ने वाला मार्गों का नेटवर्क, या फिर भारत और अमेरिका को जोड़ने वाला मार्गों का नेटवर्क, या फिर चीन और भारत को जोड़ने वाला मार्गों का नेटवर्क, या फिर एशिया को यूरोप और दक्षिणी अफ्रीका से जोड़ने वाला मार्गों का नेटवर्क। क्या हो जाएगा? उत्तरी अफ्रीका।
नेटवर्क। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। क्यों होगा डी? क्योंकि हम लोग पता है कि रेशम मार्ग, रेशम को इंग्लिश में सिल्क बोलते हैं, SILK, है ना? तो यहाँ सिल्क लिख दिया है। सिल्क मतलब रेशम मार्ग। आपको पता है कि एशिया में रेशम का काफी ज्यादा खेती होता था, रेशम का उत्पादन होता था, और इसको है सो यूरोप के बाजारों में और उत्तरी अफ्रीका इलाकों में ले जाया जाता था बेचने के लिए, है ना? तो जिस रास्ता से इस रेशम को ले जाता था ना, उस रास्ता को लोग क्या बोल दिया? रेशम मार्ग। क्या बोल दिया? रेशम मार्ग को इंग्लिश में बोलते हैं सिल्क रूट। रूट मतलब मार्ग होता है, और सिल्क मतलब रेशम होता है ना? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब हम लोग का 6 सवाल है, आर्थिक महामंदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 12 पूछा जाता है। आर्थिक महामंदी कब हुई थी? 1933 में कि 32 में कि 29 में? ये रट लो, 1929 की महामंदी, है ना? या फिर अमेरिका में हुई थी, ठीक ना? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्थिक महामंदी कब हुई थी? 1929 को, ठीक ना? अगला सवाल है, आलू अकाल। आलू का मतलब अकाल, कमी, कौन सा देश में हुआ था? तो आ से आलू, आ से आयरलैंड, याद रखना। कहाँ हुआ था? क्या सही है? हाँ, आलू का अकाल आयरलैंड में हुआ था, यानी कि यहाँ पे आलू उत्पादन नहीं हो रहा था। आलू के लिए लोग यहाँ पे, है ना, मतलब परेशान हो गया था। चलो, सवाल नंबर 8 है। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस मतलब होता है छपाई मशीन, है ना? वो किन लोगों के द्वारा लाया गया? पुर्तगालियों द्वारा। ठीक है ना, पुर्तगालियों द्वारा। और वो पुर्तगाली में आपको पता है कि वो प्रिंटिंग मशीन का जो है सो तो बताइएगा आप लोग, अगर आप लोगों को याद होगा तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? खैर, और प्रिंटिंग प्रेस का जो है सो काफी ज्यादा उपयोग, या फिर उनको सबसे ज्यादा जागरूकता फैलाने में काम जो लिया था ना, वो लिया था, पता है कौन? मार्टिन लूथर, है ना? याद रखना। चलो, इसको आगे हम लोग देखते हैं। 9 नंबर सवाल है। 9 नंबर सवाल आप लोग को समझ में आता है? देखिए क्या बोल रहा है, मोटे कपास का उत्पादन कई देशों में किया जाता है, लेकिन बेहतर किस्म की कपास जो है सो कहाँ खेती किया जाता है, बताओ? भारत में। भारत का कपास पूरा वर्ल्ड फेमस कपास था, जो कि जिसके लिए अंग्रेजों ने खूब ज्यादा यहाँ पे क्या किया, लोगों को प्रताड़ित किया, और कपास उगाने में काफी ज्यादा क्या किया, जबरदस्ती किया। भारत का कपास क्या है? मोटा कपास है। चलो, किस मिट्टी में लोहा ज्यादा पाया जाता है, बताओ? लाल मिट्टी में। लाल करने का अर्थ क्या है पता है? लोहा में लालीपन पाया जाता है, लालिमा पाया जाता है। लोहा में जंग लगता है ना, इसीलिए। तो इसीलिए है सो लाल मिट्टी में ही लोहा पाया जाता है, लोहा धातु, ठीक ना? बीज बचाओ आंदोलन। बीज बचाओ आंदोलन जो है सो ये क्या था? रासायनिक खादों से अधिक उत्पादन करने का आंदोलन था, या फिर टिहरी के किसानों, टिहरी एक बांध है, ठीक है ना, जहाँ पे डैम है। रासायनिक खाद किसानों द्वारा, यही हो जाएगा। देखो, देखो, बीज बचाव का अर्थ क्या होता है? जैसे कि टिहरी एक जगह का नाम है, बांध है, वहाँ पे लोग, किसान लोग खेती करते थे ना, तो वहाँ पे साल्फेट वगैरह से जो खेती करते थे, उस पे जो है सो रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन, है ना, इसको मतलब बंद करना था। उन लोग कहना था कि नहीं, प्राकृतिक रूप से खेती करेंगे हम लोग, कोई साल्फेट नहीं उगाएंगे, क्यों लगाएंगे, है ना? साल्फेट से फसल नहीं उगाएंगे, इसको कहने का अर्थ था। तो बीज बचाव में क्या होता है कि देखा हुआ है ना, बिना रासायनिक खाद के फसल उत्पादन करना, मतलब बिना सल्फेट डाले हुए खेती करना, वो क्या होता है? बीज बचाओ आंदोलन। ये कहाँ पे हुआ था? तो टिहरी के किसानों द्वारा किया गया था, ठीक ना? चलो, धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है? 3/4। ठीक ना? अगर जमीन 4 हिस्सा है तो 3 हिस्सा क्या है? 3 हिस्सा जल। देख लो, है ना? मतलब कहने का अर्थ है कि अगर 4 कोना पानी, 4 कोना पृथ्वी, यहाँ देखो, 4 कोना पृथ्वी है, तो क्या है? 3 कोना पानी है, 3/4। इसी को बोलता है 3/4। इसको क्या बोलते हैं? 3/4, है ना? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलो, अगला सवाल। सुनहरा रेशा मतलब सुनहरा है, सोने के रंग का रेशा किसे कहा गया है? जूट को। जूट किसे बोलते हैं मालूम है? खटिया उटिया नहीं लोग बनाता है, रस्सी, वो होता है जूट, ठीक ना? चलो आगे देखो, वो देखते हो रहता है गोल्डन कलर में, पीला पीला, इसीलिए उसको बोला गया सुनहरा रेशा। सुनहरा रेशा बोला गया किसको? जूट को। इनमें से इसमें किसे पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है? मतलब कौन सा देश में ज्यादा मात्रा में, है ना, पवन ऊर्जा उपयोग किया जाता है, मतलब वो पवन चक्की चला करके बिजली बनाया जाता है? रूस में, चीन में, और अमेरिका में, और भारत में। चीन क्या करता है? चीन है सो पवन शक्ति से क्या करता है? बिजली बनाता है, मतलब हवा से बिजली बनाता है, ठीक ना? अगला सवाल है, भारत में जूट उत्पादन, मतलब भारत में जो जूट लोग उगाता है, सबसे ज्यादा कौन राज्य में उगाता है? पश्चिम बंगाल में, ठीक ना? चलो, अगला सवाल। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब होता है नेशनल हाईवे। तो सबसे लंबा नेशनल हाईवे का नाम कौन सी है? राष्ट्रीय राजमार्ग 5, 7, 1, और इनमें से कोई नहीं? डी है, अच्छा, इनमें से कोई नहीं। फिर भी जानने की जरूरत है, आप लोग को बता देते हैं क्या है।
श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है? श्रीलंका में सबसे ज़्यादा जाति वाला लोग कौन है? तमिल जाति के लोग हैं, तमिल बोलने वाले, कि सिंहली बोलने वाले, कि बौद्ध धर्म के लोग, कि इनमें से कोई नहीं? श्रीलंका में कौन लोग ज़्यादा है जी? सिंहली बोलने वाले। सिंहली है ना, सिंहली एक जाति भी है, ठीक ना? जाति बोल सकते हो। अब देखो पोखरन, पोखरन भारत किस राज्य में है? पोखरन है ना, एक जगह है, वो भारत के कौन सा राज्य में है? राजस्थान। राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलो, बोला संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। संविधान का कौन सा जो है सो सूची का उल्लेख किस सूची में किया गया है? सातवीं। 7वीं में, याद रखना। मतलब भारत में 3 सूचियाँ हैं, 3 सूची का नाम दो याद कर लो। संघ सूची मतलब केंद्र सरकार, राज्य सूची मतलब राज्य सरकार, समवर्ती सूची मतलब स्थानीय सरकार। सरकार का जो होता है ना अंक क्या होता है? 3 गो। दिल्ली से जो कंट्रोल हो रहा है वो संघ सूची में आ गया, जो राज्य से कंट्रोल हो रहा है वो राज्य सूची, और जो जिला से हो रहा है तो वो क्या हो गया? समवर्ती। और इन सभी को जो है सो अनुच्छेद 7वीं संविधान का 7वीं अनुसूची में रखा गया है। इसको किसमें रखा गया है? भारतीय समाज माना जाता है क्या? एक मात्र सत्तात्मक शासन समाज, या फिर एक पितृ सत्तात्मक समाज? पितृ समाज। इसका मतलब समझ में आता है क्या होता है सो? भारत का समाज जो है सो का सत्ता पिता के सत्ता के आधार पर चलता है। जैसे कि मतलब अगर मैंने देख तो राजघराने में अगर कोई राजा का देहांत हो गया तो उसका जो है सो उसका जो सिंहासन कौन लेगा? उसका बेटा, है ना? तो बेटा होगा तो वही मतलब बेटा को मतलब समझ लो बाप से कंपेयर किया गया है, कहने का मतलब पुरुष से कंपेयर किया गया। पुरुष घर का जो होता है मालिक कौन होता है? ना, पुरुष लाता है ना घर को, जैसे दादा हो गए या पापा हो गए, है ना? माँ तो क्या करती है? माँ क्या करती है? घर को संभालती है ना? लेकिन जो कमा के देने वाला कौन है? पिता, है ना? तो वही वही बोला गया है कि भारतीय समाज माना जाता है पितृ सत्तात्मक, मतलब पिता से चलने वाला, है ना? पिता में बेटा भी आ जाएगा, ठीक ना? मतलब पिता में पुरुष आ जाएगा, क्या आ जाएगा? पुरुष। तो पुरुष से चलने वाला समाज है हमारा भारत। चलिए आगे देखिए। भारत किस प्रकार का राज्य है? लोकतांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष है और कल्याणकारी है, कि सभी है? सभी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है बाम सेफ किसका आंदोलन था? तो बाम सेफ किसान का था, कि कर्मचारी का, कि उद्योगपति का, या फिर ऊपर सभी? कर्मचारी। कर्मचारी लोग के लिए ये बाम सेफ आंदोलन चलाया गया था। चलो 22 नंबर सवाल इधर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। 8 क्वेश्चन और है ऑब्जेक्टिव में। अगला सवाल है राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? मतलब राजनीतिक दल को भी मतलब नया नया पार्टी बना हुआ है तो उसको कौन देगा लाइसेंस? चुनाव आयोग। वेरी गुड। चुनाव आयोग ही देता है। मान लो कोई नया नया पार्टी बनता है तो चुनाव आयोग उसको क्या देगा? उसको चुनाव चिन्ह देगा, उसको मतलब पूरा देगा उसको परमिशन, है ना? देश में प्रचार करने का, वोटिंग लड़ने का, है ना? मतलब चुनाव लड़ने का। अगला सवाल, इनमें से किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है, मतलब एक ही पार्टी चलती है? भारत में, कि चीन में, कि ब्रिटेन में, कि अमेरिका में? चीन में। अमेरिका में। देखो चीन एक दलीय शासन व्यवस्था है, यहाँ पे एक ही पार्टी चलती है ना? और हम भारत में क्या है? भारत में बहुदलीय है। भारत में क्या है? बहुदलीय है, मतलब यहाँ बहुत सारी पार्टियां हैं। चलो यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया, चीन एक दल वाला चीन है, ठीक है ना? अगला सवाल है भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? मतलब भारत में लोकतंत्र सफल क्यों नहीं हो पाता है? गरीबी के कारण, या फिर मतदान का दुरुपयोग के कारण, या फिर अशिक्षा के कारण, या फिर वो सभी? देखो भारत लोकतांत्रिक जरूर है, लेकिन यहाँ पे गरीबी भी है ना? यहाँ पे मतदान का दुरुपयोग होता है, यानी कि वोट लोग क्या करता है? खरीद लेता है ना? लोग क्या करता है? लालच में, पैसा के लालच में किसी को देता है ना? अशिक्षा, अनपढ़ लोग भी वोट यहाँ मारते हैं, तो अनपढ़ लोग को जो समझ में आया मार दिया और बोरी। तो वही बोल रहा है कि यहाँ लोकतंत्र जरूर है लेकिन लोग समझदार नहीं है ना? लोग गरीब ज्यादा हैं, लोग है सो दुरुपयोग कर देते हैं अपने वोट का, तो दुरुपयोग सभी हो जाएगा। ये बाधा हमारा देश का है। नेक्स्ट सवाल है भारत के किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय कम है? बिहार। बिहार का प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम माना जाता है, यानी कि यहाँ के लोग बहुत ही कम कमाते हैं, ऐसा कहना है इनका। चलो अगला सवाल है रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? देखो रोजगार गारंटी अधिनियम एक 2005 में लागू किया गया है ना? चलो अगला सवाल, भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आपका, इसको बोलते हैं इंग्लिश में RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI भी एग्जाम में देगा लिखल, तो कंफ्यूज नहीं करना। नेक्स्ट सवाल है कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाती है? पत्र मुद्रा, मतलब नोट मनी, नोट करेंसी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नोट करेंसी, या फिर पेपर करेंसी। पत्र मतलब पेपर, और मुद्रा तो करेंसी, है ना? चलो ये हो गया। अच्छा रहता कि धातु से बनी मुद्रा क्या कहलाती है? धातु मतलब वही पीतल से, तांबा से, लोहा से, तो धातु मुद्रा, है ना? तो हम लोग पास जो नोट रहता है ना वो पत्र मुद्रा हो गया, पत्र मुद्रा। आखिरी सवाल ऑब्जेक्टिव है, वो है सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? अक्टूबर 2005।
ना, इसको बोलते हैं आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन, आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। और ये आरटीआई जो है सो कब लागू किया गया? अक्टूबर 2005 में। इसका क्या अर्थ है बताओ? इसमें हम सवाल पहले पढ़ाए थे कि सूचना का अधिकार का क्या अर्थ है। सूचना का अधिकार का अर्थ ये है कि आप क्या कर रहे हैं, सरकार को सूचना देना पड़ेगा, और सरकार क्या कर रही है, उसको भी सूचना देना पड़ेगा। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपका सूचना सरकार ले रही है ना, आपका पूरा डेटा बना के रखी हुई है सरकार, है ना। सरकार अगर कुछ काम कर रही है देश के लिए, तो वो भी क्या करेगी? सूचना देगी, पेपर के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू, है ना, रेडियो के थ्रू, अखबार के जो भी हो गया, है ना, इंटरनेट के थ्रू, तो वो चीज़ हो गया। तो सूचना का अधिकार यही होता है ना। इसमें ये 2005 का लागू किया गया। ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, अब सब्जेक्टिव का देखिए, वेरी शॉर्ट में हम लोग आ गए हैं। बार बार पूछा जाने वाला सवाल है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? अगर समझ में नहीं आता है तो याद रखना, देश के प्रति प्रेम भावना समर्पण ही क्या है? राष्ट्रवाद है। तो देश के प्रति आप प्रेम रखते हैं, देश से प्यार करते हैं, आप राष्ट्रवादी हो गए। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है, देखो। राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान है। राष्ट्र का अर्थ हो रहा है देश। राष्ट्रवाद किसी देश का सामूहिक पहचान है ना। यह एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता जब स्वयं को एक समान संस्कृति, इतिहास और धार्मिक और मान्यताओं आदि से जुड़ी हुई महसूस करती है, तो वह क्या हो गया? राष्ट्रवाद हो गया। क्या हो गया? मतलब यहाँ पे कोई भी धर्म के लोग हो, कोई भी जात के लोग हो, कोई भी मान्यता के लोग हो, अगर वो अपने आप को एक समान समझती है, मतलब एक समान संस्कृति में समझती है, तो क्या हो गया वो? राष्ट्रवाद। ऐसे सवाल पूछता है एग्जाम में कि भारत के राष्ट्रवादी त्योहार का नाम बताइए, तो स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस हो गया कि नहीं हो गया? इसमें देखो, कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी रहेगा, झंडा सब फहराएगा, है ना। ये क्या हो गया? ये आपका हो गया राष्ट्रवादी त्योहार, है ना। और या फिर गणतंत्र दिवस, क्या हो गया? गणतंत्र दिवस। या फिर आपका हो गया कोई भी जैसे हो गया भारत को लेकर के, जैसे हो गया मतलब 2 अक्टूबर गांधी जयंती, चाहे कुछ भी मान लो, है ना। इसमें सभी लोग, सभी धर्म के लोग मिल जाते हैं, वो हो गया राष्ट्रवाद। हालांकि त्योहार से भी नहीं ले सकते हम लोग, यहाँ पे देखो अलग अलग धर्म के लोग भी क्या करते हैं, एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, है ना। भले वो धर्म अलग है तो लोग मिलकर रहते हैं, जहाँ मिल के लोग रह गए, है ना, तो वो राष्ट्रवाद हो गए। चलो, अगला सवाल है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? वियना एक जो है सो सम्मेलन हुआ था, है ना। वो है सो 1815 में हुआ था, और किसने की थी? तो ये मेटरनिक ने। किसने किया था? हाँ, इसको रट लो, यहाँ में आता है। वियना संधि 1815 में, है ना, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने की थी, है ना। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया एक जगह का नाम है, देश का नाम है, उसका चांसलर कौन सी नाम है? मेटरनिक। इसी ने क्या किया? वियना सम्मेलन किया था, वियना संधि किया था, एक तो मतलब समझौता किया था, है ना। अगला सवाल है, जैविक युद्ध से क्या अर्थ है, तो क्या तात्पर्य है? जैविक युद्ध नाम से पता चल रहा है जीव जंतु से संबंधित, रोगजनक जीवाणु, मतलब जो जीवाणु से बीमारी फैलता है, विषाणु या फिर विषाक्त, विषाक्त मतलब वायरस, विषाणु या वायरस, है ना, पदार्थों का जानबूझकर उपयोग कर इंसान, पशुओं या फसलों में बीमारी फैलाना और विशाल जनसंख्या, है ना, की क्षति पहुंचाना, ये वो जैविक युद्ध कहलाता है। कहने का मतलब आप जानबूझ करके क्या कर रहे हैं? वायरस फैला दे रहे हैं लोगों में, कि लोग ना गोली से मरे, ना हथियार से मरे, डायरेक्ट किससे मर जाए? बीमारी से। तो वो हो गया जैविक युद्ध। किसी को वायरस फैला देंगे और वो अपने आप मरने लगे, क्या हो गया? जैविक युद्ध। जैसे बोला गया था ना कि कोरोना वायरस कहाँ से आया था? चीन से। तो कोरोना ने क्या किया? कोरोना है सो चीन का एक जैविक युद्ध था। चीन ने क्या किया? जैविक युद्ध किया। मतलब उसने क्या किया? वायरस छोड़ दिया, मतलब बिना ना हथियार ना गोलीबारी, डायरेक्ट क्या किया? वायरस से सबको मारा, है ना। तो मतलब यही बोला गया है, जानबूझकर कोई वायरस, कोई रोगाणु, है ना, इंसानों में छोड़ देना, और वो लोग मरने लगेंगे, तो समझ जाओ क्या हो गया? वो जैविक युद्ध हो गया, है ना। और जरूरी नहीं है कि मतलब इंसान में ही हो सकता है, कि जानवरों में फैला देता है लोग, मतलब एक जानवर को कुछ प्लेग फैला, प्लेग बीमारी, तो और भी जानवर को फैला दिया, तो उसमें क्या हो गया? जैविक युद्ध हो गया, मतलब लोग बिना हथियार के मरने लगा। अच्छा, स्पिनिंग जेनी क्या थी? सूत काटने वाली एक मशीन चलो, वेरी गुड, है ना। 1764 में इसका आविष्कार किया गया था। लिखा हुआ है और कि स्पिनिंग इसकी जेनी वजह का से आविष्कार 1764 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स ने किया था, है ना। इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी थी। मतलब जो लोग हाथ से सूत काटता था, वो मतलब वो हाथ से सूत काटने की जो सिस्टम थी ना, उसको वो तेज कर दिया, मशीन से आप सूत कताने लगा। और उसमें अक्सर जो है ना, महिलाएं काम करती थी, महिलाओं का ये क्या किया? काम चौपट कर दिया। लिखा हुआ है कि मशीन में एक ही पहिए में अनेक तकलियां, तकलियां तथा चरखा लगी हुई थी, और यह एक ही मजदूर एक पहिया घुमाता था, और तकलियां घूमती थी, और कई सारे लोगों का काम एक साथ ही कर देती थी, है ना। ठीक ना, तो ये था। अच्छा, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? पढ़ाए थे। बहुउद्देशीय परियोजना बोलते हैं बांध को। किसको बोलते हैं? जैसे हम लोग का डीवीसी डैम, डीवीसी डैम में क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना है। तो लिखा हुआ है
किसी बड़ी परियोजना के उद्देश्यों के साथ-साथ अन्य उद्देश्यों को पूरा करने वाली परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। सिंपल वर्ड में बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? जो बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करे वो क्या है? परियोजना। सिंपल उद्देश्य का अर्थ क्या है? उद्देश्य का अर्थ है बहुत तरीके का मतलब काम, है ना? जैसे मान लो कि नदी पे बाँध बना दिए, तो इससे क्या हो गया? इससे आपका बाढ़ नियंत्रित हो गया। मतलब जो क्षेत्र में बाढ़ आता है, वो बाढ़ का पानी क्या किया? जो है सो बाँध अपने अंदर समा लिया। या फिर जो न बहुउद्देशीय परियोजना में क्या होता है? जल से विद्युत बनाया जाता है, मतलब बिजली बनाया जाता है। जलापूर्ति मतलब जहाँ-जहाँ, जो-जो गाँव में पानी नहीं पहुँचता है, वहाँ पे क्या करेगा? पाइपलाइन बिछा कर पानी भेजेगा, है ना? सिंचाई के लिए पानी व्यवस्था कराएगा, है ना? उसमें मछली पालन करेगा। ये सब क्या हो गया? बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना एक तो तुम बाँध देख लो, डीवीसी डैम तुम देख लो, है ना? उसके आस-पास क्या है? जितने भी गाँव हैं, नदी से क्या करते हैं? पानी खींच के अपना खेती कर लेते हैं। पहला पहला फ़ायदा हो गया। अब वही डीवीसी डैम से क्या हो रहा है? आस-पास के जितने भी शहर हैं, गाँव हैं, वहाँ पे क्या किया जा रहा है? पाइपलाइन बिछा करके सप्लाई पानी पहुँचाया जा रहा है। हाँ, तो ये क्या हो गया? बहुउद्देशीय परियोजना हो गया। पानी जल आपूर्ति किया जा रहा है। उसी में देख लो कि बिजली का उत्पादन हो रहा है। क्या हो रहा है? बिजली तो बहुउद्देशीय परियोजना हो गया। उसी में मछली पालन हो रहा है, उसी में बोटिंग हो रहा है, उसी में लोग घूमने जा रहे हैं, सब बहुउद्देशीय परियोजना है। तो बहुउद्देशीय परियोजना से क्या होता है ना कि बहुत तरीके का काम किया जाता है, यानी बाँध से बहुत तरह का काम किया जाता है। एक सवाल इसमें है, जनसंचार क्या है? जन का मतलब आदमी, संचार मतलब आदमी को जुड़ना, है ना? आज हम लोग जुड़े हुए हैं किससे पता है? आज हम लोग जुड़े हुए हैं इंटरनेट से। किससे जुड़े हुए हैं? इंटरनेट पहले लोग इंटरनेट से नहीं था, पहले लोग पत्र से जुड़ा हुआ था। पहले लोग लेटर लिखता था, फिर हम लोग फ़ोन से जुड़े हैं, फिर अब इंटरनेट से जुड़ गए हैं। अब इंटरनेट, फ़ोन सब सेम ही हो गया आज के डेट में। देखो क्या लिख रहा है, जब हम किसी भाव, विचार या संदेश या जानकारी को दूसरे तक पहुँचाते हैं ना, भाव, अपना विचार, अपना संदेश, अपना मैसेज दूसरे तक पहुँचाते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संचार। आज संचार हम लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, किसी को मैसेज कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, तो क्या है? संचार कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? संचार संचार को इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट। ना, और संचार करने का चीज़ को बोलते हैं कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन हम लोग कर रहे हैं। और ये हम लोग का जो है सो एक अपने अपना विचार, हाव-भाव, संदेश दूसरे को दे रहे हैं। यह प्रक्रिया जब सामूहिक पैमाने पर होती है, तब इसे जन संचार कहते हैं। कहने का मतलब, अगर हम आपको पर्सनली मैसेज कर रहे हैं, पर्सनली आपको फ़ोन कर रहे हैं, तो ये हो गया खाली संचार। लेकिन हम आपको पर्सनली ना कर के सबको कर रहे हैं, तो हो गया जनसंचार। जैसे मान लो कि अगर मोदी, झारखंड देश का प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर कोई बात बताएगा, कोई सूचना देगा, तो क्या करेगा? अपनी जनता को, सभी को देगा वो। तो क्या हो गया वो? वो कर रहा है जनसंचार। अगर हम अपने फ़ोन किए हुए हैं भाई को, चाहे बहन को, तो क्या कर रहे हैं? वो केवल संचार कर रहे हैं। अपने दोस्त को फ़ोन किए हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो क्या है वो? संचार। और वही हम क्या कर रहे हैं? ग्रुप कॉल कर रहे हैं, ग्रुप में सबको फ़ोन कर रहे हैं, तो क्या हो गया? जनसंचार। जनसंचार मतलब एक से अधिक या फिर बड़े पैमाने पे बोल सकते हो, बड़े पैमाने पर, यानी कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में। आपके स्कूल में अगर प्रिंसिपल कुछ नोटिस दे रहे हैं, तो वो जनसंचार कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर जानकारी देना, वो क्या हो गया? जनसंचार। जनसंचार मतलब छोटे पैमाने पर रहेगा संचार रहेगा, लेकिन बड़े पैमाने पर रहेगा तो क्या हो जाएगा? जनसंचार। और जनसंचार का उद्देश्य जारी जानकारी या विचार को समाज तक पहुँचाना होता है, मतलब समाज तक पहुँचाना होता है। और इसमें जो होता है ना, पत्र आता है, रेडियो आता है, टीवी आता है, इंटरनेट आता है, सिनेमा आता है, ये सब आता है। नहीं देखो, कोई फ़िल्म निकला, कोई सिनेमा निकला, तो क्या करेगा? समाज का सारा आदमी देखेगा। तो क्या हो रहा है? जनसंचार, है ना? अगर मान लो कि इंटरनेट पे कोई चीज़ वायरल हो गया, तो देश का सारा आदमी देखेगा, समाज का सारा आदमी देखेगा, तो क्या हो गया? जनसंचार। अगर मान लो कि ये टीवी में कोई एपिसोड आ रहा है, तो सभी लोग देखेगा, जनसंचार आ गया। रेडियो में कोई न्यूज़ चल रहा है, जनसंचार। पत्र मतलब न्यूज़पेपर, सभी पर जा रहा है, तो जनसंचार। समझ में आया? जनसंचार क्या है बताओ? तुम बताओ। हुँ, चलो देखो अगला सवाल देखो। अब देखो, लैंगिक असमानता किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। असमानता मतलब भेदभाव। लैंगिक का अर्थ क्या होता है पता है? लिंग। लिंग में आ जाएगा लड़का-लड़की, है ना? चाहे कोई थर्ड जेंडर, उसको देख कर के लोग क्या करता है? घृणा करता है और भेदभाव करना शुरू कर देता है। तो हो गया लैंगिक असमानता। अब पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है? सामाजिक भूमिकाओं, राजनीतिक भागीदारी तथा धार्मिक अवधारणाओं के आधार पर महिलाओं को पुरुष के समक्ष नहीं मानना, मतलब लड़की को लड़का के मुकाबले नहीं मानना, लैंगिक असमानता के नाम से जाना जाता है। साफ-सुथरा अर्थ है कि लड़कियों को ऐसा सोच लेना कि लड़कों की तरह नहीं कर सकती है ना? लड़कों के साथ नहीं चल सकती है, नहीं ना पढ़ सकती है, ना कोई काम कर सकती है, हो गया लैंगिक असमानता। इस प्रकार समाज द्वारा स्त्री-पुरुष को दी गई असमान भूमिका, मतलब लड़का को अलग इम्पोर्टेंस, लड़की को अलग इम्पोर्टेंस, और दोनों में भेदभाव, उसे ही क्या बोलते हैं? लैंगिक असमानता। है ना? तो ये होता है। अब मनरेगा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आता है। देखो मनरेगा, मनरेगा बहुत लोग सुनते हैं हम लोग गाँव में भी, है ना? देखो, एम से महात्मा गांधी, है ना? एम एन से महात्मा गांधी,
फिर से सुन लो, ये मनरेगा है, एम से ले लो पूरा महात्मा गांधी, है ना, और एन से ले लो राष्ट्रीय, मतलब नेशनल, लिखा भी है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, है ना। इसका मतलब क्या है पता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इतना लंबा नाम है इसका। एम से महात्मा गांधी, एन से नेशनल, है ना, आर से रूरल, ई से एम्प्लॉयमेंट, जी से गारंटी और ए से एक्ट। इन सभी को बोलते हैं मनरेगा। क्या बोलते हैं? मनरेगा में क्या होता है, गांधी जी का ही चलाया गया है, गांधी जी के नाम पे चलाया गया एक तो गारंटी है, रोजगार गारंटी अधिनियम है, जिसमें क्या होता है, लोगों को 100 दिन का जो है ना रोजगार दिया जाता है। और इसमें बहुत लोग काम दिया जाता है, लेबर कार्ड बनाता है, नहीं दिखते हो गाँव देहात में लोग जो लेबर काम करता है, उन लोगों को काम दिया जाता है सरकार की ओर से। वो हो गया। अब चलो 39 नंबर सवाल है, जलियांवाला बाग कांड पर टिप्पणी कीजिए। ये सवाल आप लोग जानते हैं ना, पढ़ते हैं एक बार। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे लोग क्या किए थे, सालाना मतलब साल में जो है ना बैसाखी मेला लगता है, उसमें शिरकत करने के लिए आए थे, मतलब मेला घूमने आए थे, मेला देखने आए थे। जलियांवाला बाग में ये मेला लगा हुआ था, ठीक ना। तो क्या हुआ, यहाँ पे लोग सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून रोलेट एक्ट का विरोध कर प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे। मतलब रोलेट एक्ट सरकार ने लागू किया था, तो उसको इन लोग विरोध भी कर रहे थे। और ये मैदान चारों तरफ से क्या था, बंद था। शहर से बाहर होने के कारण यहाँ पे पता नहीं था कि मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। मार्शल लॉ और रोलेट एक्ट दोनों अलग अलग कानून है। रोलेट एक्ट में क्या था कि बिना मुकदमा चलाए 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता था। और मार्शल लॉ में ये था कि कहीं भी अगर सत्याग्रही दिख गया तो उसको गोली से भून दो। क्या समझा? कहीं भी अगर आंदोलन करने वाला आदमी दिख गया, तो उसे गोली से भून दो, और क्या मार्शल लॉ का। मार्शल लॉ में दो। 2 साल के लिए जेल हो जाता था। तो यहाँ ये लोग रोलेट एक्ट का विरोध कर रहा था, लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि मार्शल लॉ भी लगा हुआ है। मार्शल लॉ बाद में लगा। अब क्या हुआ कि जनरल डायर उस समय यहाँ का था, मतलब सैनिक का मेन, मतलब आर्मी का हेड। वो क्या किया, हथियार बंद सैनिकों, मतलब हथियार के साथ सैनिकों के साथ पहुंच गया। और उस मैदान में क्या किया, बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए। और उसके बाद अपने सिपाहियों से बोला कि भीड़ में चला दो गोली। तो इसका सिपाही लोग अंधाधुंध गोली चला दिया, जिससे सैकड़ों लोग मर गए, है ना। और प्रभाव ये फैला कि भारत के इतिहास में जो है सो यह दर्दनाक घटना रही, है ना। सबसे ज़्यादा आदमी लोग इसी में मरा। और इससे भारत में जो है ना मतलब ये आक्रोश की लहर, यहाँ पे आक्रोश हो जाएगा, मतलब नहीं समझा, गुस्सा, गुस्सा का लहर पैदा हो गया। और सड़क पर है ना लोग जो है सो तरह तरह के हड़ताल करने लगे, लोग ऐसे उतर गए, लोग है ना आतंक, मतलब आतंक फैलाने लगे कि सरकार ये गलत की है, सरकार इतना लोगों को मार दिया बेकसूर लोग को, मतलब ये मेला में, समझ में आया? ये था रोलेट, ये था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, अब हम पढ़ाए थे। देखो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है सो देसी प्रेस एक्ट था, इसमें है ना, जिसे 1878 में पारित किया गया था। इसमें ये था कि भारतीय अखबारों को अंग्रेज ने क्या किया, भूमिका देना बंद कर दिया। बोला कि भारत का अखबार नहीं छपेगा, भारत की भाषा में छपेगा तो अंग्रेजी भाषा में, है ना। इस कानून के द्वारा सरकार को जो है सो लिखा हुआ है, देखो, इस कानून के द्वारा सरकार को किसी भी खबर या संपादकीय को सेंसर करने का, है ना, व्यापक अधिकार मिल गया। सरकार के खिलाफ विचारों और को दबाना इसका मुख्य उद्देश्य था। सिंपल सा बात समझो कि भारत के अखबार जो थे ना, वे लोग अंग्रेज के खिलाफ छापे जाते थे। अंग्रेज क्या गलत काम कर रही है, उसको इन लोग लिखता था भारतीय लोग, और उसको है सो पब्लिक में बांटता था, और लोग पढ़ता था, पढ़ के लोग जागरूक हो रहा था। अंग्रेज लोग जो जाना कि हिंदी में अखबार छप रहा है, लोग पढ़ के क्या कर रहा है, जागरूक हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, प्रेस वाले को ही मतलब पकड़ लिया, बोला कि तुम लोग को है सो पेपर, हाँ, पेपर में पेपर इंग्लिश में बनाना है, और इसमें हमारे तारीफ लिखना है, हमारी बुराई नहीं लिखना है। हमारी तारीफ लिखो, हमारी बुराई लिखोगे तो तुम्हारे साथ बुरा किया जाएगा। ऐसे समझ लो कि उन्होंने क्या किया, भारतीय अखबारों पर नियंत्रण चालू कर दिया, भारतीय अखबारों पर रोक लगाना चालू कर दिया। उन्होंने अपना अखबार छापने के लिए लोगों को जबरदस्ती करने लगा, वही था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। सरकार ने विभिन्न प्रदेशों में छपने वाले भाषाई अखबारों पर कड़ी नजर रखने लगी, है ना। मतलब वो कड़े रखने रखने लगा कि अगर पेपर छप भी रहा है तो कहीं हम लोग का बुराई तो नहीं छप रहा है अलग अलग भाषा में, ताकि अंग्रेज लोग हिंदी नहीं आते थे ना, उन लोग इंग्लिश जानते थे। किसी आपत्तिजनक समाचार पत्र का प्रकाशन पर पहले अखबार को चेतावनी देती थी कि पेपर छाप रहा है तो अब सोच समझ के छापना, छापेगा तो मेरा खूबी छापना, बुराई नहीं। अंग्रेज लोग क्या कर रहा था ना, भारतीय लोग को डरा के रखता था कि पेपर छप रहा है, हमारी बड़ाई छापना, हमारी बुराई नहीं छापना है। अगर बड़ाई छापोगे तो अच्छी बात है, अगर बुराई छापोगे तो तुमको हम जेल में डाल देंगे, है ना। और चेतावनी देकर के मतलब उन लोग को है सो अखबार छपाने के लिए बोलता था, छापने के लिए बोलता था। और अगर नहीं छापता है तो मशीन छीनता था, मशीन, उसका मशीन को सील कर लिया, है ना, सीज कर लिया, उसको कहते हैं मतलब ताला बंद कर देना, उसका मशीन को ले जाना, उठा के ले जाना, ऐसे करके समझ लो। ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर एक्ट में क्या था, अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी अखबार को ज़्यादा महानता देना, और भारतीय अखबार को रोक लगाना, और उनको चेतावनी देना कि खबर छापना है
तो अच्छी खबर छापो हमारे बारे में, बुरी नहीं, ताकि जनता हमारे से भड़के नहीं, है ना। देखो, वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत में क्या अंतर है बताओ। वनस्पति जगत में किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधे और वनस्पतियां शामिल होती है। देखो, वनस्पतियां तो है जंगल, और पेड़ पौधे मतलब वही पेड़ पौधा, ये सब शामिल होते हैं। जबकि प्राणी जगत में क्या होता है, यहाँ पे सभी जीव जंतु शामिल हैं। वनस्पति अपना भोजन स्वयं बनाती है। देखो, वनस्पति में क्या होता है ना, भोजन अपना स्वयं बनता है। जबकि प्राणी जगत में क्या होता है ना, भोजन प्राप्त करने के लिए वनस्पति जगत या दूसरे प्राणियों पर निर्भर करना पड़ता है, यानी कि विषमपोषी होता है। सिंपल बात में समझो, वनस्पति समपोषी हो गया, समपोषी समझता है, जो अपना भोजन खुद से प्राप्त कर ले, हाँ। और प्राणी जगत क्या हो गया, विषमपोषी। हम लोग पूछिए, दूसरे पे निर्भर है हम लोग क्या है, प्राणी हम लोग प्राणी जगत है, हम लोग क्या है, प्राणी जगत। जगत और जंगल में जितने पेड़ पौधे हैं वो सब क्या है, वनस्पति वनस्पति। ये चीज समझ लो सिर्फ। चलो अगला सवाल देखो, मोटे अनाज का क्या तात्पर्य है। देखो, मोटा अनाज, तो मोटा अनाज रट लो अभी से। ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, है ना, आदि अनाज जो है सो मोटे अनाज कहे जाते हैं। क्या कहते हैं, मोटे अनाज। हाँ। अब इन इन इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, मतलब इसमें तुमको सब कुछ मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, है ना, प्रोटीन सब मिल जाएगा। यानी कि इसमें खनिज क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे लोहा हो गया, कैल्शियम हो गया, सूक्ष्म पोषक हो गया, है ना, और भूसी मिलता है। ये सब सब इसमें इंपॉर्टेंट चीज इसमें ज्यादा मिल जाएगा। यह फसल वर्षा में उगती है, कब उगती है, वर्षा में। और अधिकतर आर्द्र क्षेत्र में उगाए जाते हैं, है ना। सिंपल समझो कि ये वर्षा में ज्यादा उगता है। और कहाँ ज्यादा उगता है, तो महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। इसके भारत में ज्यादातर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में मोटे अनाज उगाए जाते हैं। तो मोटे अनाज क्या है, फिर से बताओ। आज ये ज्वार, बाजरा, रागी। रागी बोलते हैं मड़ुआ को। रागी किसको बोलते हैं, मड़ुआ को। तो हो गया ज्वार, बाजरा, मड़ुआ हो गया। ये सब ज्यादातर कहाँ उगता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, है ना। देख रहे हैं क्वेश्चन ना। नेक्स्ट सवाल है, प्राकृतिक गैस और बायोगैस में क्या अंतर है। देखो, प्राकृतिक गैस और बायोगैस। प्राकृतिक गैस पहले पढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस है जीवाश्म ईंधन, मतलब जीव जंतु जिससे प्राप्त ईंधन है, जो पृथ्वी की गहराई से निकालते हैं। हम जीवाश्म ईंधन जब भी बोलेंगे समझना कोयला, क्या समझेगा, कोयला कोयला। तो प्राकृतिक गैस जो होता है ना, कोयला होता है। क्या होता है, कोयला। क्यों हम बोले, क्योंकि ये पृथ्वी की गहराई से निकाला जाता है, खोल खोल के, है ना। और यह एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा है, मतलब ये एक बार खत्म हो जाएगा, दोबारा नहीं मिलेगा। इसका उपयोग घरेलू और वाणिज्य ईंधनों के रूप में किया जाता है। घरेलू मतलब बहुत लोग घर में भी इसको जलाता है, और वाणिज्य मतलब बहुत सारे लोग इसको फैक्ट्री में भी जलाता है। यानी कि कोयला है सो जीवाश्म ईंधन है, और ये घरों और अन्य जगहों पर भी ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है पता है, मीथेन। क्या पाया जाता है, कोयला में मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जो 95% पाया जाता है ना। और ये ईंधन है, इसे जलने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। यानी कि जो कोयला जला के जो धुआं निकलता है ना, कोयला का जो धुआं निकलता है वो क्या होता है, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या करता है, पर्यावरण को दूषित दूषित करता करता है। है, और दूषित करके ग्रीन हाउस प्रभाव को पैदा करता है। कहने का मतलब पृथ्वी को गर्म कर देता है। ग्रीन हाउस प्रभाव जब भी रहेगा ना, समझना पृथ्वी को गर्म कर देना, पृथ्वी को बहुत ज्यादा तपा देना। यानी कि ये जो कोयला जलता है, ये मीथेन वाला कोयला जलेगा, क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा देगा और पृथ्वी को क्या करेगा, गर्म कर देगा। क्या कर देगा, ये हो गया आपका प्राकृतिक गैस। अब है सो बायोगैस पढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस में आ गया, मतलब कोयला, जीवाश्म ईंधन। कोयला को क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन। कोयला को क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन। अब बायोगैस सुनो। तो बायोगैस क्या होता है, बायोगैस जो होता है ना, ये है सो आपका जैविक कचरा। मतलब मान लो गाय पाले हैं, बकरी पाले हैं, है ना, तो उन सभी का जो होता है ना कचरा, और मृत पौधा, मतलब जो पेड़ पौधा मर गया, है ना, लकड़ी, सूखा लकड़ी है, सूखा डाली है, जंतुओं के अवशेष, मतलब जंतु का गोबर वोबर हो गया, पशु का गोबर वगैरह हो गया, इन सभी से जो बनता है ना, वो क्या हो गया, वो हो गया बायोगैस। और बायोगैस एक नवीकरणीय है, मतलब आज गाय गोबर देगी, कल भी देगी, परसों भी देगी। बहुत लोग क्या करता है, गोबर से भी बहुत सारे लोग क्या करता है, ऊर्जा तैयार करता है। गोबर देखते हैं ना, लोग जलाता है, उपला, गोईठा, गोईठा जलाता है तो उससे निकलता है ना, आग नहीं निकलता है ना। तो गाय कितने मतलब जो है सो उपयोगी पशु है। पाल भी लो, दूध भी पी लो उसका, और उसका गोबर से क्या करो, आग भी जला लो, है ना। तो वही गोबर को ही बोलते हैं बायोगैस, ठीक ना। गोबर क्या बोलते हैं, हाँ। बायोगैस से ऊर्जा निकलता है, और ये नवीकरणीय है। क्या है, जीवाश्म में कोयला हो गया चाहे पेट्रोल हो गया, जीवाश्म में पेट्रोल भी आ जाता है, कोयला पेट्रोल एक दिन खत्म हो जाएगा, वो गैर नवीकरणीय है। लेकिन ये क्या है, बायोगैस, नहीं करनी है सर। बायोगैस नवीकरणीय है, जीवाश्म क्या है, करनी अनवीकरणीय है ना। और दोनों में अंतर देख लिया, एक बार खत्म होगा, दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन ये तुमको रोज मिलेगा। अब जातिवाद में दुष्प्रभाव क्या ध्यान है, जातिवाद का दुष्प्रभाव।
देखो, जातिवाद का दुष्प्रभाव, जातिवाद राष्ट्रीय एकता का कमज़ोर करता है। मतलब देखो, अगर हम जाति-जाति करेंगे ना, तुम ये जात है, हम वो जात है करके करोगे ना, तो एकता हमारा क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा। हम लोग टूट जाएँगे, है ना? इसके कारण क्या होगा? ऊँच-नीच का भावना पैदा होगा कि हम ऊँचा जात के हैं, तुम नीचा जात के हो, तो लोग भेदभाव करना शुरू करेगा। क्या करेगा? भेदभाव शुरू करेगा और समाज में तनाव बढ़ेगा। मतलब समाज में एक-दूसरे को लोग क्या करेगा? घृणा करने जैसे देखेगा कि अरे! हम ये जात का हैं, तुम वो जात का है ना? तो ये हो गया दुष्प्रभाव। जाति का दुष्प्रभाव समझ में आ गया? ऊँच-नीच। और भेदभाव देखो, जाति भेदभाव और पक्षपात विहीन समाज के विकास में बाधा डालता है। जातिवाद से क्या होता है ना कि लोग है सो अपना एक वातावरण में उत्पीड़न पैदा करता है। उत्पीड़न समझ आता है? मतलब नफ़रत। मतलब जातिवाद से समाज में क्या होता है? नफ़रत पैदा होता है। क्या पैदा होता है? नफरत। हाँ, अब जातिवादी समाज के लोग अनुभव और क्षमता के आधार पर नहीं बल्कि अपनी जाति देख कर के उनको वोट देते हैं। जातिवाद जहाँ होगा वहाँ पे जाति के नाम पे वोट होगा। अगर यादव है तो यादव को वोट देगा, अगर मोदी है तो मोदी को वोट देगा, है ना? अगर जो है तेली तेली को वोट देगा, समझ आया? ऐसे करके समझ लो। तो इसके योग्य अनुभवी लोग राजनीतिक में भाग लेना कठिन होता है और यही मतलब जो है सो जाति का दुष्प्रभाव है। इसके बारे में तुम नफ़रत लिख दो, आंसर तुम्हारा हो गया। क्या लिखा हुआ है देखो, ज राजनीतिक दल और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। जिन लोगों को वोट कमाना होता है ना, वो क्या करेगा पता है? जाके जाति-जाति को बोलेगा कि तुम मेरा जात का हमको वोट देना। अगर गुप्ता है तो गुप्ता को वोट देंगे, है ना? जैसे इधर था ना, वो तरीके की बात है। जैसे कि एक जात का आदमी खड़ा हो जाएगा तो सब उसी को वोट देगा। अपना ही जात को वोट देगा, दूसरा जात को वोट नहीं देगा। लोग आदमी नहीं देखता है कि लालू आदमी यादव देख लीजिए ना। हाँ, तो यादव को देख रहे हो तो खाली यादव को वोट देगा। ये सब चीज़ क्या है? ये सब जाति का दुष्प्रभाव है ना? आप जाति मत देखिए, आप आदमी देखिए। जाति देखिएगा तो उसको जात पे घमंड होगा तो वो खाली क्या करेगा? खाली जीतेगा, कुछ थोड़ी करेगा। और जो आदमी को देख के वोट देगा, तो वो क्या होगा? वो समाज के लिए कुछ करेगा भी, है ना? तो ये हो गया और आज हम लोग सवाल जो है सो रखते हैं 44 तक ही रखते हैं। आगे है सो 45 से नेक्स्ट क्लास में करेंगे और 45 में क्वेश्चन जो है सो ज़्यादा नहीं है लेकिन 45 कर ही देते हैं ना। देखो, इसमें क्या है देखो क्या लिखा हुआ है। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक के उदाहरण लिखिए। प्राथमिक क्षेत्रक मतलब समझ में आता है? जहाँ पे कुछ चीज़ उत्पादन किया जाता है। तो देखो लिखा हुआ है प्राथमिक क्षेत्रक, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किया जाए, है ना? वह प्राथमिक क्षेत्रक गतिविधि होती है। उदाहरण के लिए कृषि, किसान क्या कर रहा है? अ, मिट्टी मिट्टी हो गया बीज हो गया, है ना? ये सबसे क्या कर रहा है? खेती कर रहा है। डेयरी, डेयरी का तो होता है गाय हम पाल लिए हैं, उसका दूध दूध निकाल रहे हैं। खनन मतलब हम ज़मीन कोड़ रहे हैं, उससे हम निकाल रहे हैं मिट्टी, कोयला, है ना? जो भी निकाल रहे हैं, है ना? लकड़ी काटना, है ना? वन उत्पाद इकट्ठा करना, जंगल जा रहा है, जंगल से हम जड़ी-बूटी, है ना? लकड़ी या फिर फल-फूल इकट्ठा करके बेच रहे हैं या फिर पशुपालन कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, मछली को बोलते हैं मत्स्य पालन, ये सब कर रहे हैं। ये सब हो गया प्राथमिक क्षेत्र। जहाँ आप कुछ काम कर रहे हैं प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करके काम कर रहे हैं, वो क्या हो गया? प्राथमिक। प्राथमिक। प्राकृतिक चीज़ों का कहने का अर्थ ये है कि हम जंगल गए, जंगल में हम मान लो कि हम कुछ चाहे हम एक जड़ी-बूटी बेचते हैं, है ना? तो क्या करेंगे, गए तो नीम का, बबूल का चाहे है ना? कोई भी पेड़ का क्या किए जड़ को काट के ले आए, चाहे उसकी डाली काट के ले आए, चाहे उसका फल को तोड़ के ले आए, है ना? और उससे हम कुछ बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र वाले लोग क्या करते हैं? प्राकृतिक चीज़ को पकड़ प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? जैसे किसान, किसान भी क्या कर रहा है? किसान भी प्राकृतिक चीज़ का प्रयोग कर रहा है। जैसे मिट्टी से क्या कर रहा है? धान उगा रहा है। मिट्टी से क्या कर रहा है? वो गेहूँ उगा रहा है। तो ये सब क्या हो गया? प्राथमिक। प्राथमिक वाला प्राकृतिक से उपयोग करेगा और उसका कुछ ना कुछ उत्पादन करेगा। अब देखो द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है? द्वितीयक क्षेत्र में क्या होगा? ये प्राकृतिक क्षेत्रों से उस चीज़ का ला करके विनिर्माण करेगा, विनिर्माण। पढ़ाए थे पहले हम तुम लोग को। अगर हम जंगल गए, जंगल से मान लो लकड़ी काट के ले आए, तो मेरा प्राथमिक हो गया। अब लकड़ी से क्या करेंगे? हम बनाएँगे टेबल, कुर्सी, बेंच, पलंग, है ना? अलमारी। ये हो गया क्या? तृतीय। द्वितीयक। द्वितीय। द्वितीयक। द्वितीयक में क्या किया जाता है? विनिर्माण किया जाता है। विनिर्माण मतलब बनाया जाता है कुछ ना बनाया कुछ। जाता और वो बनाने के लिए वो जो सामान लाएँगे कहाँ से लाएँगे? प्राथमिक से लाएँगे, है ना? अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे कपास से धागा बनाना। कपास लाए हम प्राकृतिक से, मतलब प्राथमिक से लाए कपास और धागा बना दिए, है ना? और धागा से क्या बना दिए? कपड़ा बना दिए। गन्ना गन्ना मेरा प्राकृतिक था, गन्ना से चीनी बना दिए, है ना? मिट्टी तो मेरा प्राकृतिक था, मिट्टी से ईंटा बना दिए, द्वितीय। है ना? और भवन बना दिए, तो द्वितीयक हो गया। भवन मतलब घर, जब द्वितीयक आ गया। अब तृतीयक क्या होता है सुनो। जहाँ बेचा जाता है। हाँ, जहाँ पे प्राथमिक और द्वितीयक दोनों का विकास करने के बाद जो तीसरा जो होता है ये स्थिति जहाँ पे वस्तुओं को बेचा जाता है, चाहे ट्रकों के माध्यम से ले जाया जाता है, व्यापारियों के द्वारा बेचा जाता है ना? मार्केट तक पहुँचाया जाता है मतलब बाज़ार तक पहुँचाया जाता है, सब क्या हो गया? तृतीयक। जैसे परिवहन, परिवहन में क्या हो रहा है कि मान लो किसान क्या किया, खेत में धान उगाया, है ना? अब उसको मार्केट तक लाना है, तो बीच में ट्रक को हम लाए, ट्रक को मँगवाए, ट्रक में लोड कर दिए सामान को और ले आए हम बाज़ार में, तो जो ट्रक है ना, ट्रक आ जाएगा तृतीयक में, किसमें आ जाएगा? तृतीय। क्योंकि वो ना उगा रहा है, ना बेच रहा है, वो क्या कर रहा है? उस सामान को ढो रहा है ना? जो सेवा दे रहा है।
तीसरा और क्या है इसमें ये भंडारण, मतलब जैसे क्या किया किसान लोग बहुत सारा अनाज को उगा के अपना जमीन अपना खेत का माल को क्या किया एक जगह स्टॉक हाउस में स्टोर रूम में स्टोर हाउस में जमा कर दिया और समय पे बेच रहा है। तो क्या हो गया? वो हो गया तीर्थक। मतलब तीर्थक में क्या होता है, आदमी वस्तुओं को चाहे सेवाओं को मतलब रखता है ना? मतलब ये वस्तुओं का उत्पादन के बजाय सेवा सृजन करता है, नहीं समझा? ये उगाएगा नहीं, ये उत्पादन नहीं करेगा, ये क्या करेगा? डायरेक्ट सेवा देगा। क्या देगा? जैसे मान लो कि दुकानदार लोग क्या होता है, जैसे जितने भी किराना दुकान है आस-पास में, किरा तीर्थ क्षेत्र में आते हैं। उन लोग ना उगाता है, ना वो क्या करता है बनाता है। उन लोग लाके अपना स्टोर कर लेगा। अपना गोदाम में चावल बोरी-बोरी, आटा बोरी-बोरी और आलू बोरी-बोरी रख लेगा और बस वो खाली बेचते रहेगा। ये सब जो स्टोर करके रखना स्टोर को हिंदी में बोलते हैं भंडारण। भंडार करके रख लेगा, बेचेगा, वो सब क्या हो गया? तीर्थयाग आ जाएगा। तो हमारा आज है सो करीब 45 क्वेश्चन किए हैं। बाकी जो है सो हम लोग का 52 क्वेश्चन तक करना है। ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, है ना? इतने क्वेश्चंस को आप लोग थोड़ा-सा रिवाइज़ कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।